हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो में मैं साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो आपका एग्ज़ाम जो है एचपी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो आप अभी जो टाइम बचता है तो इसमें जो आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर वो 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी चला जाएगा तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 40 मार्क्स का आराम से कर लेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज करके। ठीक है, तो आज मैं साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि मेडिकल वाले या नॉन मेडिकल वाले कि उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करवाऊँ, या फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ कि जो मेरे को लग रहा है कि पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ, या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊँ, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे साइंस वाली। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइकोलॉजी की। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद। अंतनिरीक्षण और चेतन अनुभव के संप्रत्यय संबंधित हैं। किससे संबंधित है? फंक्शनलिज्म से, बिहेवियरिज्म से, स्ट्रक्चरलिज्म से एंड जीस्टॉल साइकोलॉजी से। तो ये किससे संबंधित है? हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म से, हम बोल सकते हैं संरचनावाद से। और एक बात, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये आपका ओल्डेस्ट मेथड है। क्या है आपका? ये ओल्डेस्ट मेथड है। किसका? साइकोलॉजी का, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप ट्राई करा करो, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं वो किसके फादर है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में क्या होंगी? रिवाइज होंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि जो फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी वर्ड है, मनोविज्ञान शब्द है, सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो वो आपका प्रस्तावित किया था रुडोल्फ गॉकेल ने। किसने? रुडोल्फ गॉकेल ने। और अगर हम बात करें विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स कौन थे हमारे पास? विलियम जेम्स ने क्या करा था? अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी थी। और अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी कौन है हमारे पास? विलियम जेम्स। सिगमंड फ्रूइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनका एक फेमस क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रूइड जो है वो हमारे पास फादर है किसके? साइको एनालिसिस के। साइको एनालिसिस, या कई जगह लिखा होता है साइको डायनेमिक। हिंदी में बोले हम मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है आपके पास? सिगमंड फ्रूइड। ठीक है, उसके बाद आपके जो सीजी जंग है, कार्ल जंग है, वो किसके लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर थ्योरीज दी थी, अगर हम बात करें अपनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। चिंतन प्रक्रिया डैश के परिप्रेक्ष्य का मुख्य तत्व है। मतलब जो हम सोचते हैं वो कौन सी टाइप से रिलेटेड है हमारे पास? वो हमारे दिमाग से। तो दिमाग से कौन सी साइकोलॉजी रिलेटेड आपकी? कॉग्निटिव, राइट, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के फादर कौन है हमारे पास? अगर हम बात करें तो नीजर को एज अ कॉग्निटिव के फादर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। आधुनिक मनोभाषी विज्ञान सिद्धांत द्वारा, किसके द्वारा या डैश के द्वारा विकसित किया गया है? तो साइकोलिंग्विस्टिक। तो साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो हमारे पास नॉम चॉम्स्की ने दिया था, इसके ऊपर थ्योरी दी थी। ठीक है, अगर उसके बाद हम कॉलर एंड कोफ्ता की बात करें, ये आपका मैंने एक वीडियो करवाई थी उसमें हमने सॉल्व करा था। कॉलर एंड कोफ्ता अगर हम बात करें, इनकी जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? अपनी इनसाइट लर्निंग के। ठीक है, और कॉलर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो किसके ऊपर करा था? ये लेटेस्ट जो आपकी वीडियो डली है आज तक उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कॉलर जो है उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीन पियाजे, वो तो है ही है, उन्होंने मतलब वो चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसके फादर है।
कॉलबर्ग की बात करें तो कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की बात करी थी, जिसमें उसने अलग अलग स्टेजेस दी थी, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ एक्वलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, कि जो सेल्फ आत्म अनुभूति है कि बच्चा खुद में ही खोया रहता है, ठीक है। ऑटिज्म टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए हम, वो किसने प्रस्तावित की थी हमारे पास, तो वो हमारे पास अब्राहम, किसने प्रस्तावित की थी, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। उसके बाद मैस्लो और किस चीज़ के लिए फेमस है, मैस्लो ने क्या दी थी हमारे पास, हायरार्की दी थी, ठीक है। हायरार्की जो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, PS² साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, और लास्ट में ES फॉर सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड्स, ठीक है। ये हमारी लीस्ट नीड होती है और ये हमारे पास अपर मोस्ट नीड होती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि मैस्लो की हायरार्की में कौन सी नीड सबसे ऊपर आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड पता है आपको, विलियम जॉन्स पता है, कार्ल रॉजर्स पता है आपको, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू, तो जो साइंस के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, मेनली जो मेडिकल के है कि ये क्या होता है हमारे पास। डार्विन के अनुसार व्यवहार में भिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो भी हम बोल सकते हैं क्या लिखा, हस्तांतरित होती है, उसे क्या बोलते हैं, वो हमारी इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, अनुवांशिक। और अनुवांशिक के अगर हम जनक की बात करें, फादर ऑफ हेरिडिटी, वो कौन है हमारे पास, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हमारे पास ये भी होता है क्वेश्चन हेरिडिटी के ऊपर ही, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चे में, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या किसकी वजह से होता है, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेरिडिटी, अनुवांशिकता एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, कैसा हमारा इन्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस इज ड्यू टू हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, या बोथ, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये टर्म आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इन, मतलब बच्चा झूठ बोलने की बच्चे में आदत बन जाती है या विकसित हो जाती है यदि अनुशासन जो डिसिप्लिन है वो कैसा हो आपके पास, अधिकारवादी, हम बोल सकते हैं ऑथोरेटेटिव, ठीक है। हमारे पास अगर ऐसा हमारा डिसिप्लिन हो, अधिकारवादी, या हम बोल सकते हैं ऑथोरिटेटिव, तो हमारे पास जो बच्चा है उसमें झूठ बोलने की आदत बन जाती है। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर इट परपोर्ट्स टू मेजर, ठीक है। तो डैश किसी परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वो किसी परीक्षण में मापता है, वही मापता है जिसके लिए निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आप एक टेस्ट रखते हो तो उसमें आप मतलब आपने कंडीशन रखी हुई है कि हाँ बच्चे में आपने ये जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है ये फाइंड करनी है, राइट। तो उस टेस्ट से आपको वो पता चलेगी हाँ बच्चे में ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो वो टेस्ट की क्या हुई उसको हम क्या बोलेंगे, वो होती है वैलिडिटी, दैट इज योर वैधता, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, और इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल, डैश का अर्थ किसी व्यक्ति का अपनी संपूर्ण निहित क्षमता के अनुरूप विकास से लिया जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ, अपनी संपूर्ण निहिति, ठीक है, इंडिविजुअल अपने ही पोटेंशियल के बारे में, तो वो क्या हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद के बारे में ही इंडिविजुअल जो है अपने पोटेंशियल को रेफर कर रहा है, तो वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म यथार्थीकरण बोलते हैं उसको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मे बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर, डैश को किसी प्रक्रिया को करने में दूसरे क्रिया की अपेक्षा चयन करने अथवा किसी क्रिया या वस्तु को खोजने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुचि हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टीफन सेकी हैज सजेस्टेड दैट intelligence consists of dash that are dash based and linked to the context। स्टीफन केसी ने सुझाव दिया कि बुद्धि में निहित है डैश जो कि डैश आधारित और संदर्भ से संबंधित होती हैं। तो स्टीफन केसी ने हमारे पास अगर हम बात करें
उन्होंने बोला था मल्टीपल एबिलिटीज़ होती हैं दैट आर बायोलॉजिकल बेस्ड एंड लिंक टू द कॉन्टेक्स्ट। मल्टीपल एबिलिटी वो बायोलॉजिकल बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुल योग्यताएं जो कि जैविक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। हमारे पास क्या है, व्यक्तिगत, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक, बुद्धि संबंधित है। तो ये हमारे पास किससे संबंधित है अगर हम बात करें, ये हमारे पास गार्डनर, ठीक है, गार्डनर से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें ये बायनेट, इनके बारे में हमने बात नहीं करी है। तो बायनेट ने हमारे पास सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है, सिंगल फैक्टर या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी हमारे पास बायनेट ने दिया था, तो इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। और फर्स्ट टाइम जो मेंटल एज है हमारे पास, मेंटल एज है, उसकी बात भी आपके किसने की थी, अल्फ्रेड बायनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज रोल द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन थ्योरी, ठीक है। तो एंडरसन ने कौन सी थ्योरी दी थी आपकी, इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। तो उसमें बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म का रोल कौन प्ले करता है, तो इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग, बिकॉज इंटेलिजेंस की बात है तो थिंकिंग की बात तो आएगी ही आएगी, ये चिंतन को कार्यान्वित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैनबर्ग ट्राइहायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम्स इन्वॉल्व। स्टैनबर्ग के बुद्धि के तीनों तत्वों के सिद्धांत में सादृश्य वस्तु का समाधान सम्मिलित करता है। तो इसका आंसर है इन कोडिंग प्रोसेसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेसेस, ठीक है। हमारे पास कूट संकेतन प्रक्रिया और तुलना प्रक्रिया, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये तो अगर बच्चे ने पढ़े हैं आप तभी आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेटर है कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं वो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही आपके पास देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो जितने आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अगर हम बात करें 22 से आपके टैट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। तो आज 18 हो गए, 19, 20, 2 या 3 डेज़, मतलब बाकी जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले हैं उनके पास तो टाइम है, तो 2-3 डेज़ बचते हैं आपके पास। तो आप जितना प्रीवियस ईयर हो सकता है उनको सॉल्व करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि आप अपना जो सिलेबस है, थ्योरी है, उसको क्या करो, उसको देखो देन क्वेश्चन सॉल्व करो, नो, इतना टाइम नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है वो एनफ है, उसको रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। बाकी आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। 10 ईयर्स के सॉल्व कर लो, बहुत हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, साइकोलॉजी तो सभी में ही कॉमन है आपके पास, ठीक है। और साइकोलॉजी एक ऐसा हमारे पास पार्ट है इसका, HP टैट का, इसमें क्या होता है हमारे पास कि क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन तो मान के चलो रिपीट होंगे ही होंगे। तो देखते हैं अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च शो दैट द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द टीचर इफेक्टिवनेस। शोध प्रदर्शित करते हैं निम्नलिखित अध्यापक को प्राथमिकता में योगदान नहीं करते हैं, मतलब कि इसमें से कौन सी जो ऑप्शंस है उससे ये नहीं पता चलता है कि कोई भी जो टीचर है वो कितना इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन स्किल तो होगा, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो बच्चे के साथ तो क्या करना, आपके पास कितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज हो बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो बच्चों के साथ, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी इफेक्टिवनेस शो नहीं कर पाएगा। यूज़ ऑफ ICT, यस, कैसे आप मतलब कि प्रैक्टिकली बच्चों को मतलब विजुअलाइज करवाते हो चीज़ों को, उसके लिए आपको ICT की नॉलेज होना ज़रूरी है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूज़ ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, ये तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलेगा बच्चा क्या सोच रहा है, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी टीचिंग में इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको चाहे 10 साल 20 साल कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको जो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस क्या होगी, कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस मैचुरेशन, परिपक्वता को कौन सी लाइन जो बेस्ट है वो डिफाइन करती है। तो इसका आंसर है हमारे पास इट इज़ एन ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड ओवर टाइम्स। ठीक है, वो खुद से हमारे पास मेच्योरिटी आ जाती है। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको आप बच्चे की तरह हैंडल कर रहे हो, बट वो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपको मतलब वो आपके लिए बच्चे के लिए तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्लेइंग, उसको तो खेलना पसंद है चाहे वो उसके सामने कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो मेच्योर नहीं है, बट आपको देखना होता है कि उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। ठीक है, जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करते हो विच मीन्स आप मेच्योर हो। ठीक है, तो जो मेच्योरिटी है वो हमारे पास नेचुरली आती है ओवर द टाइम, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ये शरीर का स्वतः जैविक विकास है, डेवलपमेंट है एक तरह की जो समय के साथ प्राकृतिक रूप से प्रकट होता है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चॉम्स्की थ्योरी। तो चॉम्स्की ने दी की कौन सी थ्योरी दी थी, हमने पीछे भी देखी थी अपनी, साइको लिंग्विस्टिक। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी आपकी। तो क्या बोला था उन्होंने कि चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। ठीक है, मतलब मेंटल ग्रामर बच्चे की खुद न इनेट होती है हमारे पास, मतलब बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। तो चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट इन, एक सुसंगत पहचान विकसित करने की असफलता का परिणाम होता है हमारे पास, क्या परिणाम होता है, रोल कन्फ्यूजन, भूमिका भ्रम की स्थिति। और ये किन्होंने ये सारी टर्म्स दी थी, इन्फेरिटी, रोल कन्फ्यूजन, स्टैग्नेशन, सोशल, हमारे पास एरिक एरिक्सन ने, किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, तो ये आपकी मैंने थ्योरी डिटेल में समझाई हुई है, अगर आप चाहते हो देखना कौन कौन सी इसमें टर्म्स होती है तो आप साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ ए कैम्फलेग इज ईजियर फॉर पीपल हु आर, छलावरण के होते हुए भी गतिशीलता को खोज लेना उन व्यक्तियों के लिए आसान है जो कि डैश होते हैं, जो कि इनफील्ड डिपेंडेंट। इनफील्ड क्या होते हैं हमारे पास, डिपेंडेंट, क्षेत्र अनाश्रित होते हैं, डिपेंडेंट इनफील्ड क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है आपका, रिसर्च साइकोलॉजी बोल सकते हैं। पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ, सामान्य रूप से मानसिक मंदिर, मतलब जो प्रॉपरली मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रॉपरली ग्रोथ वाले बच्चे नहीं है, मतलब एक जैसे नॉर्मल चाइल्ड होता है वैसा नहीं है, मेंटल रिटार्ड है वो। तो उनका जो IQ लेवल है वो किस रेंज में होता है, दैट इज़ योर 35 इंटू में 49। हु इज़ द फेमस, देखो साइकोलिंग्विस्टिक, ये आपका एक तरह से प्रीवियस ईयर पेपर ही है, तो इसके ऊपर इसी चीज़ के ऊपर आपके 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो साइकोलिंग्विस्टिक के लिए फेमस कौन है हमारे पास, नोम चॉम्स्की। प्रसिद्ध मनोवाची विज्ञानी कौन है, गार्डनर हो गया आपके, एलन नेविल, ए सेमन, नो, हमारे पास फेमस कौन से हैं, नोम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू J.B. वॉटसन, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, J.B. वॉटसन किसके फादर हैं आपके पास, J.B. वॉटसन इज अ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक है वो। तो उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या होगी, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की साइंस। Who defines psychology as a scientific study of activities of organism in the relation to its environment? मनोविज्ञान को जीव के पर्यावरण के साथ क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया था, किसने परिभाषित किया था, वुडवर्थ ने। J.B. वॉटसन क्या हुआ आपके, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक। सिगमंड फ्रॉइड क्या हुए, मनोविश्लेषणवाद के जनक, या फिर साइको एनालिसिस या अपना हम बोल सकते हैं साइकोडायनेमिक। और विलियम जेम्स किसके फादर है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, और जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दिए थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
who defined psychology as the science of immediate experiences with consciousness being the main subject matter। मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभव जिसमें चेतना को मुख्य विषय वस्तु माना गया है। ठीक है, कॉन्शियसनेस को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो दिस इज ई.बी. टिचनर। विलियम जेम्स का हो गया, सिगमंड फ्रॉइड का हो गया, विलियम वॉन्डेंट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच साइकोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। किस साइकोलॉजी ने पहला बुद्धि परीक्षण दिया था? ये मैंने बताया था जब पीछे आए थे ये साइकोलॉजिस्ट, अल्फ्रेड बायनेट। ठीक है, मेंटल एज भी इन्होंने ही क्या करी थी फर्स्ट टाइम, ये मतलब नॉलेज में लेके आए थे मेंटल एज। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर यूनी फैक्टर थ्योरी। जे.बी. वॉटसन हमारे पास क्या हुए, हम बोल सकते हैं अपने बिहेवियरिज्म के फादर। ठीक है, जेम्स भी हो गए। नाउ इबिंगस हैड डन द पायरनिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे पास, इन्होंने क्या दी थी? मेमोरी रिटेंशन थ्योरी। क्या दी थी? मेमोरी रिटेंशन थ्योरी, मतलब इन्होंने स्मृति के ऊपर हमारी थ्योरी दी थी। तो मेमोरी रिटेंशन थ्योरी मतलब मेमोरी के ऊपर काम करा था। तो ये बीच में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके कई बार जो बीएड है उनका सिलेबस अलग अलग होता है, तो ये जो इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते तो हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है, बिकॉज हम जब स्टडी करते हैं तो हम मेन थ्योरीज पे फोकस करते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है उसकी अगर हम बात करें तो उसके जो फादर है वो है हमारे पास एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड जो बायनेट है वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के, थॉर्नडाइक हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के फादर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। तो लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिए थे हमारे पास? थॉर्नडाइक ने। लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, रीडनेस, ये सारे किसने दिए थे? प्राइमरी लॉज हमारे पास, सेकेंडरीज लॉ ये थॉर्नडाइक ने। बाकी स्किनर आपको पता ही है, स्किनर ने हमारे पास कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर हैं। पैवलो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर है। उसके बाद पैवलो ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग के डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। स्किनर ने रैट और पिजन के ऊपर बोल सकते हैं। कोहलर ने हमारे पास क्या दी थी? लर्निंग, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक हमारे पास क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी थी इन्होंने। और ये हमारे पास फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्किटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद आद्य प्ररूप शब्दावली डैश से संबंधित है। मतलब ये जो आर्किटाइप है ये किन्होंने टर्म्स, अगर हम बोलें कि जो बात है ये किन्होंने टर्म जो यूज़ करी थी? जंग ने। ठीक है, और ये हमारे पास स्विस साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास। ठीक है, जो जंग थे हमारे पास। फ्रूइड, एल्डर और स्किनर का बारे में हमने देख ही लिया है। तो देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इनसाइट लर्निंग। तो अगर बिना ऑप्शंस के आपको सॉल्व करना हो, इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम ने मूल्यवान योगदान किसका है? कोहलर का। किसका है? कोहलर का। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है आपके कोहलर। ठीक है, थॉर्नडाइक एजुकेशन साइकोलॉजी, बी.एस. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवेन पैवलो अपना क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन हैं, मेडिकल वालों के पास तो काफ़ी दिन हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो सॉल्व करवाऊँ, उनको किसी पेपर में मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई थिंक सो अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब मैं मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, लास्ट के जो 5 to 10 डेज थे तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको ही सॉल्व करा था। 10 to 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर है जब मैंने क्लियर करा था एग्ज़ाम, उनको
क्या करा था, एनालाइज करा था और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करा था। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करवाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू।